9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की कत्ल और इस्मत दरी के वहीमाना वाक़े के बाद से लेकर अब तक गुज़िश्ता 20 दिनों से लगातार कलकत्ता शहर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। पहले ये गैर सियासी तहरीक थी, मगर अब ये तहरीक धीरे धीरे सियासी तहरीक में तब्दील होती जा रही है। और 27 अगस्त को जो कुछ हुआ उसे एहतजाज कम, अनारगी ज़्यादा कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और आज भी तलबा की तंजीमों ने, सियासी जमातों की जानिब से जुलूस निकाला गया और तहरीक चलाई गई। मगर सवाल ये है कि अब जो ये तहरीक सियासी तहरीक में तब्दील होती जा रही है, क्या इस तहरीक से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के महिमाना वाक़े के बाद जो सवालात खड़े हुए थे, जो मामला सामने आए थे, क्या वो हल हो जाएंगे? पहला सवाल ये है कि गुज़िश्ता 20 दिन हो चुके हैं, मकतूला के साथ इंसाफ कहाँ तक पहुँचा? दूसरा सवाल ये कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के वाक़े के बाद बदउनवानी का बड़ा मामला सामने आया था, उस मामले की जांच कहाँ तक पहुंची? और तीसरा सबसे अहम सवाल जो था, काम की जगहों पर खवातीन की सिक्योरिटी का सवाल खड़ा हुआ था। क्या ये सवालात आज की तहरीक में सामने हैं या फिर एक सियासी तहरीक जिसमें इल्ज़ामात और इसका सिलसिला है? आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन, मैं हूं नूरुल्लाह जावेद। आज हम इस मसले में बात करेंगे कि जो तहरीक जब आगे बढ़ रही है, तो क्या वो तहरीक अपने मकसद से भटक गई है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इस्मत दरी के वाक़े के बाद जो हुकूमत का जो रद्द अमल आया सामने, उसके बाद से तलबा में, जूनियर डॉक्टरों में, मुल्क भर में, बिलखुसूस कलकत्ता में शदीद नाराज़गी सामने आई। और 14 अगस्त को रिक्लेम द नाइट के नाम से एक तहरीक शुरू की गई, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद, मर्द भी, शहरी शराफिया बड़ी तादाद में निस रात में सड़कों पर निकले और ऐलान किया कि रिक्लेम द नाइट, रात में भी औरतों का हक हासिल है। लेकिन उस तहरीक के बाद ऐसा लग रहा था कि ममता हुकूमत दबाव में है, और इस कदर दबाव में है कि हुकूमत के सामने कई सवालात खड़े हो गए हैं। तो यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस आपसी इख्तलाफात का शिकार हो गई थी। कई टीएमसी के सियासी लीडरान बोलने को तैयार नहीं थी। तृणमूल कांग्रेस जो अपने आप को फख्र करती है कि उसके पास सबसे ज्यादा खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट है, मेंबरान असम्बली है, अवामी नुमाइंदे हैं, उनके तमाम अवामी नुमाइंदे, खवातीन अवामी नुमाइंदे खामोश हो गई थी। महुआ मित्रा जैसी तेज तर्रार लीडर भी कई दिनों तक खामोश रही, बाद में वो सामने आई। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, वो सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। और ये सवाल उस वक्त मजीद गहरा हो गया है जब कल राष्ट्रपति मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू का एक मजमून सा आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, अब खवातीन की हिफाजत और सिक्योरिटी पर काम करने की जरूरत है। उनका ये मजमून जो 997 अल्फाज में मुश्तमिल था, उस मजमून में उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और 2012 में निर्भया कत्ल के वाक़े का जिक्र किया। मगर उस खत में वो तमाम वाक़यात गायब थे जो बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में पेश आए हैं। अभी हाल ही में देहरादून में, उत्तराखंड में एक मुस्लिम नर्स के साथ बहिमाना अंदाज में इस्मत दरी की गई। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक नाबालिग बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की गई। ये तमाम वाक़यात का जिक्र नहीं था उस खत में। बिल्किस बानो का जिक्र नहीं था उस खत में। खटुआ और अनाव हाथरस का जिक्र नहीं था। तो जाहिर है उस राष्ट्रपति जैसे अहम ओहदे में फायज, जिन्हें कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी पार्टी की लीडर नहीं बल्कि मुल्क की सदर है, उनसे इस तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो खास वाक़े का जिक्र करे और उन वाक़यात का जिक्र छोड़ दे जिन वाक़यात की वजह से बीजेपी सवालों के सामने आ जाए। राष्ट्रपति के खत में मणिपुर में की उन खवातीन का जिक्र नहीं था जिसे भीड़ ने नंगा परेड कराया। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के लिए एक मौका हाथ आया और तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रपति के खत पर ही सवाल खड़े कर दिए। मगर सवाल ये था कि असल इश्यूज क्या है? आखिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वाक़ये को लेकर मुल्क में बेदारी जो खड़ी हुई है, क्या सवालात खड़े हुए हैं? पहला मुतालबा यह था कि खातून डॉक्टर की जो इस्मत दरी और कत्ल का जो मामला हुआ है, उसके हर किरदार में, उससे मुलव्विस हर किरदार को कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए और सिर्फ एक आदमी इस तक सजा को महदूद करने के बजाय जांच बड़े पैमाने पर हो। क्योंकि जांच के सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि जिस हालात में, जिन वाक़यात में कत्ल किया गया, इससे वाज़ेह होता है कि इसके पीछे कोई एक शख्स मुलव्विस नहीं है। और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 3 घंटे तक लाश नहीं दी गई और घर वालों को डायरेक्टली शमशान घाट में दिखलाया गया। और दूसरा सवाल ये था कि घर वालों को फोन करके बतलाया गया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। जाहिर है कि जब इसी तरह के सवाल पुलिस इंतजामिया पर भी उठे कि पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं की और एफआईआर में भी
اس نے خودکشی کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ کہا یہ غیر معمولی موت ہے، اور FIR درج کرنے میں 9 گھنٹے لگ گئے۔ تو پولیس سے لے کر اسپتال سوالوں کی زد میں تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ اسپتال اور دیگر کام کی جگہوں پر خواتین کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے اور سخت انتظامات کی جائے۔ کام کی جگہوں پر خواتین کے سیکورٹی اور جنسی ہراسانی کا مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے ملیالم کا معاملہ آیا۔ یہ بنگلہ اداکارہ نے الزام لگایا کہ ملیالم ڈائریکٹر نے ان کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی، اور یہ معاملہ ابھی آگے بڑھ ہی رہا تھا، جس سے ملیالم فلم انڈسٹری ہل گئی ہے۔ بنگالی اداکارہ ریتا بھاری نے بھی کئی سوالات کھڑے کیے اپنے فیس بک پر۔ انہوں نے یہ کہا کہ 14 اگست کے ریکلیم دا نائٹ میں بنگال کی وہ اداکارے بھی شامل تھے جو اپنے کام کی جگہوں پر بنگالی بنگلہ اداکاروں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ دوسرا سوال کافی اہم ہے کہ خواتین کو کام کی جگہوں پر کس طرح تحفظ فراہم کیا جائے اور کیا الزامات ہو۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جنسی ہراسانی کے معاملے کو نپٹنے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں اور متعینہ وقت میں جانچ مکمل کی جائے۔ ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس ملک میں جہاں ہر 15 منٹ پہ ایک ریپ ہوتا ہے اور ہر دن 15 واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں، اس ملک میں ایک ریپ جیسے سنگین جرم کے واقعے کا معاملہ حل ہونے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی نچلی عدالتوں سے سزا ملنے کے بعد بڑی بڑی عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ جا کر تمام سزا یافتہ مجرمین کو انصاف مل جاتا ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں۔ ابھی بنگال کے 2012 میں جو واقعہ پیش آیا تھا، ہاتھرس جو واقعہ پیش ہے، اس کے تمام کرداروں کو انصاف مل چکا، صرف 2-3 آدمی کو سزا ہو پائی ہے۔ تو یہ بڑا سوال تھا کہ جانچ کو مکمل کی جائے۔ اور تیسرا جو سوال آیا بنگال کی جو میڈیکل کالج اسپتالوں میں جو اس وقت بدعنوانی ہے، غنڈہ گردی ہے، اس کے خلاف ایک مکمل جانچ کی جائے، جو کلکتہ ہائی کورٹ نے CBI کو جانچ دی ہے، لیکن اب تک اس جانچ کو بھی 1 ہفتے ہو چکے ہیں، اس سے بھی کلکتہ ہائی کورٹ کو دیے ہوئے جانچ بھی 1 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن اس جانچ کو اب تک اس معاملے میں کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ یہ 27 اگست کو جو کلکتہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ 27 اگست میں جو تحریک تھی، نبنو ابھیان مہم، نبنو گھیراؤ، میرے خیال سے RG کر میڈیکل کالج و اسپتال کے واقعے کے بعد جو ممتا حکومت کے خلاف جو شدید ناراضگی تھی، عوامی غصہ تھا، یہ جو 27 اگست کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ممتا حکومت کے لیے ایک مفید اور کارآمد ثابت ہوا، کیونکہ پوری تحریک سے بعد میں جو حقائق ہمارے سامنے آئے، اس تحریک کے پیچھے BJP اور RSS کے لوگ تھے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، BJP کا یا RSS کا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ایک عصمت دری جیسے واقعے کے خلاف آپ ایک سیاسی تحریک کھڑا کرتے ہیں، اور گاؤں کے لوگ آتے ہیں، گاؤں سے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور انہیں یہ اشارہ، جیسا کہ ویڈیو سامنے، ہم اس ویڈیو کی تصدیق نہیں کرتے کہ ویڈیو سچ ہے کہ یہ مکمل ہے، لیکن اب تک کسی میں ہمت بھی نہیں ہوئی ہے کہ یہ چیلنج کر سکے کہ یہ ویڈیو جو ہے جعل سازی کے ساتھ بنائی گئی ہے، یہ جعلی ویڈیو نہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے جو ویڈیو میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اس بات سے یہ بھیانک تھا کہ پہلے سے ہی منصوبہ تھا کہ 27 اگست کے احتجاج کے دوران نبنوں کو گھیرا جائے اور بڑے پیمانے پر تشدد پھیل جائے، اور اس طرح حکومت کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیفٹ اور کانگریس بروقت اس تحریک سے الگ ہو گئی، اور 27 اگست کو جو کچھ ہوا کلکتہ میں ہم سب نے دیکھا، گنڈا گردی، یہ انارکی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ پولیس نے بھی زیادتی کی ہے، پولیس کو ہم کلین چٹ نہیں دے رہے ہیں، لیکن 27 اگست کو جو مظاہرین نے پتھر برسائے اور جس طرح سے حرکت کی اور جس طرح سے پورے شہر میں انارکی پھیلایا، وہ اسے طلبہ تحریک کہا ہی نہیں جا سکتا۔ طلبہ تحریک تو پرامن تحریک تھی، جو ایشوز بنیاد پہ تھے، جن کے اہم مطالبات تھے، جو ہم نے پیچھے پیش کیا ہے۔ اس میں مظاہرین نے پتھر برسائے، اور اس کی وجہ سے کئی پولیس اہلکار، ان پولیس اہلکاروں کا کیا قصور تھا؟ وہ حکومت کے کارندے ہیں، حکومت جو ذمہ داری دیں گے وہ کام کریں گے۔ حکومت نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو نبنوں تک نہیں آنا ہے، وہ روک رہے تھے، لیکن ایک عام پولیس اہلکاروں پر پتھر برسائے گئے، کئی پولیس اہلکار زخمی ہیں، اور ایک سرجن کی آنکھ تک چلی گئی۔ 27 اگست کی شام آتے آتے بلی تھیلے سے باہر آ گئی، اور BJP اس واقعے کے خلاف پہلے کلکتہ پولیس ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں تک احتجاج کیا، اور اس کے اگلے دن پولیس BJP نے بند کا اعلان کر دیا۔ اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ یہ پوری تحریک BJP کی تحریک تھی۔ لیکن 28 اگست کو ترنمول کانگریس کی چھاتر پریشد کا جو جلسہ ہوا، اس میں ممتا بنرجی کی جو تقریر ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریر کسی بھی درجے مناسب نہیں تھی۔ ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے جو زبانیں استعمال کی ہے،
अगरचे वो सफाई दे रही हैं कि उन्होंने तलबा तहरीक के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और उनका मकसद तलबा तहरीक को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो हिमायत करती हैं और वो बोल रही है कि मैंने सिर्फ बीजेपी को जवाब दिया। लेकिन सवाल ये कि एक ऐसे वक्त में जब आपके खिलाफ शदीद नाराजगी है और ये नाराजगी सिर्फ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तक महदूद नहीं है, बल्कि ये नाराजगी के पीछे और भी वजूहात हैं। बंगाल में इलाकाई में गुंडे फैले हुए हैं और कई शोबे में बदउनवानी करप्शन है जिसको काबू पाने ममता बनर्जी नाकाम हो चुकी है। वो तमाम नाराजगी मिलकर एक बड़ी नाराजगी बनी है। ये वक्त था ममता बनर्जी को मुहासबा करने का, एहतसाब करने का, अपनी हुकूमत की सफाई करने का, तथहीर करने का वक्त था। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से शिद्दत और आमेज और धमकी आमेज तकरीर की है, उसकी वजह से 27 अगस्त की तहरीक से अलग हो जाने वाली बाएं महाज भी और कांग्रेस भी फिर एक बार हमलावर हो गई है कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी को फरोग दे रही है। अब ये सोचना होगा ममता बनर्जी को कि क्या वो चाहती है कि इस तरह की सियासी जुबान को इस्तेमाल करके बंगाल में इसी तरह से नाराजगी फैलती रहे। और ममता बनर्जी भूल जाती है वो 1993 में बानतल्ला इसमत दरी के वाक़े के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने तहरीक चलाई और उस वक्त वो पोजीशन लीडर थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि तहरीक चलाए। लेकिन अब वो वजीर आला है, पुलिस उनके पास है, पुलिस की वजीर है, वो सेहत की वजीर है और सबसे बढ़कर वो रियासत की वजीर आला है। उनकी जिम्मेदारी थी कि ये वाक़या क्यों पेश आया, उसके हर किरदार को बचा के खिलाफ कार्रवाई करती। लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि ममता बनर्जी कार्रवाई करने के मूड में है। वो मुतालबा जरूर करती है, वज़ीर-ए-आज़म वो खत जरूर लिखती हैं कि फास्ट ट्रैक हो, सजाए मौत हो। लेकिन सवाल ये है कि आपने कितनी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जवाब आया उस जवाब में यही सवाल पूछा गया कि आपको बार बार यकीन दहानी कराई गई, फंड फराहम किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने फास्ट ट्रैक अदालतें नहीं बनाई है। तो जाहिर ये जो सूरत हाल है, ममता बनर्जी का जो रवैया है या फिर बीजेपी और लेफ्ट भी अब सियासत कर रही है, उन तमाम सियासी जमातों का जो रवैया है वो ये साबित करता है कि इस मुल्क के सियासतदान इंतहाई दर्जे के बेशरम हो चुके हैं। वो इस्मत दरी जैसे वाक़े पर भी सियासत करने से गुरेज नहीं करते। अगर वो संजीदा होते तो उन्हें बैठ कर समझना होगा कि ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज के वाक़े के बाद भी मुल्क भर से मुख्तलिफ जरिए से तशद्दुद की, जिनसे हरासानी के वाक़यात की खबर आ रही है, इस सिलसिला नहीं रुका है। सवाल ये है कि आज़ादी के 70 बाद भी इस मुल्क की ख़वातीन अगर महफूज नहीं है तो कब महफूज होंगी। अगर ख़वातीन को सड़कों पर चलने में खौफजदा होती हैं, अगर काम की जगहों पे उन्हें अपनी जिनसे हरासानी का खतरा है, खदशा है, तो ऐसे में सवाल ये कि आज़ादी का फिर क्या मतलब है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।